वेलकम टू द इन्फिनिटी क्लासेस। आप सभी का स्वागत है डीलर थर्ड सेमेस्टर की साइंस सीरीज में। आज हम इसी कड़ी में अपना दूसरा चैप्टर लेके आए हैं जिसका नाम है हीट। तो उसके शुरू करने से पहले अगर जो आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं हीट। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हीट होती क्या है। हीट मतलब होता है ऊष्मा। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा होती है। इसका प्रवाह उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड इट्स फ्लोज फ्रॉम द हायर टेम्परेचर टू द लोअर टेम्परेचर। ये जहाँ से अगर जो जिसका जहाँ जिस जगह का तापमान ज़्यादा होगा और जहाँ पे जब तापमान कम होगा उसकी तरफ ही फ्लो करेगी। जैसे कि जाड़ों में हमारी बॉडी, हमारे शरीर का तापमान बाहर के वातावरण के तापमान से ज़्यादा होता है, तो जो हमारे बॉडी की एनर्जी है, बॉडी की हीट है, वो एटमॉस्फेयर की तरफ ट्रांसफ़र होती है, इसीलिए हम लोगों को जाड़ा लगता है। तो चलिए दूसरा पॉइंट देखिए। किसी वस्तु के ताप में वृद्धि के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा उस वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करती है। जितनी हैवी बॉडी होगी उसका टेम्परेचर में इंक्रीज करने के लिए उतना ही ज़्यादा हमें ऊष्मा की आवश्यकता होगी। जैसे कि जितना ज़्यादा पानी हम गर्म करेंगे और उसको मतलब गर्म करने के लिए उतनी ही हमें उसको एनर्जी, उसको हीट ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो मतलब सीधा सीधा जो द्रव्यमान ज़्यादा होगा तो उसके लिए हीट करने के लिए ताप वृद्धि में आवश्यक ऊष्मा की मात्रा भी ज़्यादा होगी। फिर देखिए नेक्स्ट, समान द्रव्यमान की दो विभिन्न वस्तुओं के ताप में वृद्धि के लिए उनको गर्म करने पर उनके ताप में वृद्धि अलग अलग होगी। यदि 5-5 किलो की हम दो चीज़ें ले लेते हैं और उसको अगर जो उसके टेम्परेचर में इंक्रीज करने के लिए हम लोग उसे एनर्जी देना शुरू करते हैं तो उसमें से कोई जो एक चीज़ होगी, हो सकता है वो 10 कैलोरी की एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद उसके टेम्परेचर में इंक्रीज हो जाए और दूसरी होगी वो 15 कैलोरी की खपत करेगी। तो इससे हो जाता है कि द्रव्यमान पर उसके अलग अलग अगर जो पदार्थ हैं, अगर जो उसके द्रव्यमान समान हैं, फिर भी उसके ताप वृद्धि में अलग अलग ऊष्मा की आवश्यकता होगी। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक, ऊष्मा की मात्रा वस्तु के द्रव्यमान, रूपांतर तथा विशिष्ट ऊष्मा पर निर्भर करती है। तो जो ऊष्मा की मात्रा है वो किसी भी वस्तु के द्रव्यमान, रूपांतर मतलब उसके मध्य जो पहले टेम्परेचर होगा, जो लास्ट में टेम्परेचर होगा, वही तापांतर तथा विशिष्ट ऊष्मा पर निर्भर करती है। तो ऊष्मा का सूत्र देखिए, Q इक्वल टू mH डेल्टा टी। जहाँ पे Q होता है ऊष्मा की मात्रा है, M जो है द्रव्यमान है, S है पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा और डेल्टा टी तापांतर। पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा को हम लोग आगे देखेंगे, तब तक इसके देखते हैं। इसका मात्रक यूनिट कैलोरी होती है इसकी, और एक कैलोरी का मान होता है कितना। एक कैलोरी किसे कहते हैं? 1 ग्राम जल को 1 डिग्री सेल्सियस ताप वृद्धि करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को ही कैलोरी कहते हैं। जैसे हम 1 ग्राम जल ले लें और उसके जो टेम्परेचर में 1 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितनी हीट हम उसको देंगे वही क्या कहलाएगी? कैलोरी कहलाएगी। तो चलिए दूसरा देखते हैं। किसी पदार्थ के 1 ग्राम द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। तो देखिए, किसी पदार्थ का कोई हमने 1 ग्राम ले लिया और उसको 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए, कोई भी पदार्थ है उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की हमें आवश्यकता होगी वो हमारी क्या कहलाएगी? विशिष्ट ऊष्मा कहलाएगी। विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक होता है कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस, और अगर जो SI यूनिट में हम इसका मात्रक निकालें तो जूल प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस होता है। और जल की विशिष्ट ऊष्मा का हमें बहुकल्पी में भी पूछा जाता है, बहुत सारी जगहों पे कंपटीशन लेवल के एग्जाम में भी पूछा जाता है कि जल की विशिष्ट ऊष्मा बताइए। तो जल की विशिष्ट ऊष्मा होती है 4.2 इंटू 10⁻³ जूल प्रति किग्रा डिग्री सेल्सियस, या फिर 1 कैलोरी ग्राम डिग्री सेल्सियस, या फिर 1 किलो कैलोरी पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस होती है। तो इसके बाद देखिए ऊष्मा का मापन आता है। ऊष्मा का मापन हम लोग करते हैं 4 स्केल में करते हैं, और जनरली हम लोग 3 स्केल को ही पढ़ते हैं। तो पहला होता है सेल्सियस स्केल, इसमें ऊष्मा का मात्रक हम डिग्री सेल्सियस में करते हैं। दूसरी होती है फ़ारेनहाइट स्केल। फ़ारेनहाइट स्केल में डिग्री फ़ारेनहाइट में करते हैं। हमारे जो शरीर का ताप है, जो हम लोग डॉक्टरी थर्मामीटर से नापते हैं,
तो वो ज़्यादातर हम लोग डिग्री फ़ारेनहाइट से ही नापते हैं और सामान्य व्यक्ति के सामान्य शरीर का ताप 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए या फिर 37 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। इसके बाद आती है केल्विन स्केल। केल्विन स्केल में मात्रा डिग्री केल्विन होता है और फिर इनके तीनों के बीच में संबंध आता है। तो संबंध देख लीजिए, C मतलब सेल्सियस, K मतलब केल्विन, F मतलब फ़ारेनहाइट। तो C/5 इक्वल टू K-273/5 इक्वल टू F-32/9। इसके बाद देखिए परम शून्य ताप। परम शून्य ताप -273 डिग्री सेल्सियस अथवा 0 डिग्री केल्विन को ही परम शून्य ताप कहते हैं। फिर मानव शरीर का ताप होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, जैसा कि अभी पहले बताया था, या फिर 37 डिग्री सेल्सियस। फिर इसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ आती है वो हमारी आती है ऊष्मा का संचरण किसे कहते हैं। तो ऊष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना या पहुंचना ही ऊष्मा का संचरण कहलाता है। ऊष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण ही ऊष्मा का संचरण कहलाता है। तो इसकी ऊष्मा संचरण की 3 विधियां हैं। तो ऊष्मा संचरण की 3 विधियों में पहली विधि आती है संचालन। संचालन मतलब कंडक्शन। इसमें से हमेशा एक क्वेश्चन जरूर आया है कि इसमें से तीनों विधियों में से एक विधियां हमें लिखनी होती हैं। तो सबसे पहला होता है संचालन। संचालन में क्या होता है, किसी भी चीज़ को हम हीट देते हैं, ऊष्मा देते हैं जिससे वो गर्म होती है, लेकिन उसके जो पदार्थ होता है जिससे वो बनी होती है उसके कण अपना स्थान नहीं छोड़ते हैं अपनी जगह से। जैसे कि हम लोग लोहे की छड़ ले लें, लोहे की छड़ को अगर जो हम एक सिरे से गर्म करेंगे तो ऊष्मा प्रवाहित होती होती दूसरे क्षण के दूसरे कोने तक पहुंच जाती है। इसे ही संचालन कहते हैं। ऊष्मा पदार्थ के एक अणु से दूसरे अणु में जाती है परंतु पदार्थ के कण स्थान नहीं छोड़ते हैं, इसको संचालन कहते हैं। तो जैसे लोहे की छड़ को गर्म करना। फिर उसके बाद आता है संवहन। संवहन में क्या होता है कि जैसे कोई पदार्थ है, पदार्थ हमने गर्म किया उसमें, तो पदार्थ के जो कण हैं वो अपनी एनर्जी लेके अपने स्थान से हट जाते हैं और उसकी जगह पे दूसरे अणु आ जाते हैं जो अपनी एनर्जी को गेन करते हैं। फिर जब उनकी भी एनर्जी फुल हो जाती है, उनको भी उसमें मिल जाती है, तो वो अपना स्थान छोड़ देते हैं और फिर दूसरे लोग उनका स्थान ग्रहण कर लेते हैं। पदार्थ के कण ऊष्मा प्राप्त कर अपना स्थान छोड़ देते हैं तथा अनेक अन्य कण उनकी जगह आ जाते हैं। ऊष्मा संचरण की इसी विधि को संवहन कहते हैं। जैसे कि पानी का उबलना, हमने पानी का उबलना देखा है। जैसे गैस पे हमने पानी रखा तो उसमें से बुलबुले निकलते हैं नीचे से, जो तली होती है भगोने की तली से बुलबुले निकलते हैं, वो इसी क्रिया के कारण निकलते हैं क्योंकि वो बुलबुले अपना एनर्जी ले लेते हैं, वो अपनी जगह से हट जाते हैं, उसकी जगह पे दूसरे पहुंच जाते हैं। फिर आता है विकिरण। विकिरण में क्या होता है, इसमें ऊष्मा का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान पर होता है, चाहे माध्यम हो या ना हो। जैसे कि कोई भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती ऊष्मा संचरण में। जैसे कि वहाँ पे लाइट जल रही है, उसकी हीट हमें यहाँ पे लग रही है, ठीक है। जैसे सूर्य की ऊष्मा का पृथ्वी पर आना, सूर्य और पृथ्वी के बीच में कोई माध्यम नहीं है, फिर भी जो उसका प्रकाश है, उसकी जो एनर्जी है वो हम तक पहुंचती है, तो वो विकिरण के माध्यम से ही, रेडिएशन के माध्यम से ही पहुंचती है। फिर जाड़े में हीटर तथा आग सेकना। जाड़े में हीटर में हम हाथ तो नहीं लगा देते हैं, जबकि कुछ दूरी पर सेकते हैं, तो ये क्या करता है, विकिरण के द्वारा ही, ये विकिरण ही होता है जो हीटर से कुछ दूर पे हाथ रखने पर भी हमें हीट मिलती है। तो चलिए उसके बाद देखते हैं, हमारा टॉपिक नेक्स्ट है गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा कहते हैं बिना ताप में वृद्धि हुए, बिना ताप में परिवर्तन किए हुए वस्तु के अवस्था परिवर्तन के लिए दी गई ऊष्मा को गुप्त ऊष्मा कहते हैं। जैसे कि एक इंसान है, ठीक है, वो कोई काम नहीं करता है, आपने उसको क्या किया, 2 स्लैप किए, वो 2 स्लैप किए, वो उससे उठ के खड़ा हो गया लेकिन वो गुस्सा नहीं हुआ, ठीक है। तो जो वो 2 स्लैप होंगे वो उस इंसान के क्या कहलाएंगे, गुप्त ऊष्मा कहलाएंगे। मतलब ये होता है कि बिना ताप में परिवर्तन के हो, उसका टेम्परेचर बढ़ना नहीं चाहिए, वो व्यक्ति गुस्सा नहीं हुआ, लेकिन उसके अवस्था परिवर्तन, वो लेटा था वो उठ के बैठ गया, अवस्था परिवर्तन के लिए दी गई ऊष्मा को गुप्त ऊष्मा कहते हैं। अगर जो अब इसे और ऊष्मा, अगर जो अब उस व्यक्ति के एक और चट्टा मार दिया जाए, स्लैप मार दिया जाए, तो वो क्या कर लेगा, वो तुरंत गुस्सा हो जाएगा, उसका रिएक्शन करने लगेगा। ऐसे ही अगर जो अब उसको और ऊष्मा दी गई गुप्त ऊष्मा से ज़्यादा, तो वो क्या कहलाएगी, उसके ताप में वृद्धि हो जाएगी, तो इसे ही गुप्त ऊष्मा कहते हैं। बिना ताप में परिवर्तन किए हुए वस्तु के अवस्था परिवर्तन के लिए दी गई ऊष्मा को
गुप्त ऊष्मा कहते हैं। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम बहुत बार पूछा गया है, बहुकल्प में कई कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जा चुका है कि वाष्प की गुप्त ऊष्मा क्या होती है। तो वाष्प की गुप्त ऊष्मा 536 कैलोरी प्रति ग्राम होती है। वाष्प की गुप्त ऊष्मा 536 कैलोरी प्रति ग्राम होती है। फिर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, ऊष्मा तथा ताप में अंतर लिखिए। तो ऊष्मा तथा ताप में हमने 4-5 अंतर लिखे हैं, तो देख लीजिए। ऊष्मा किसी वस्तु की ऊर्जा होती है, जबकि ताप किसी वस्तु का, किसी पिंड का ऊर्जा का मापन होता है। ऊष्मा द्वारा कार्य करने की क्षमता मिलती है और ताप द्वारा कार्य करने की क्षमता हमें नहीं मिलती है। और ऊष्मा का मात्रक जूल होता है, जबकि अभी हमने आपको बताया था कि ताप का मात्रक डिग्री सेल्सियस में नापते हैं, डिग्री फ़ारेनहाइट में मापते हैं, डिग्री एफ में मापते हैं, डिग्री केल्विन में मापते हैं और डिग्री आर में। ट्यूमर स्केल भी होती है एक, तो उसमें डिग्री आर जो उसका होता है, उसका मात्रक होता है, तो ट्यूमर स्केल में डिग्री आर से भी नापते हैं। ऊष्मा को क्यू द्वारा व्यक्त किया जाता है और ताप को टी द्वारा व्यक्त किया जाता है। ऊर्जा का मापन कैलोरी मीटर के द्वारा किया जाता है, जबकि ताप का मापन थर्मामीटर के द्वारा किया जाता है। तो यही वो हीट चैप्टर, इसमें से इतने में से ही जो कुछ क्वेश्चन आना होगा डीएलएड के 3rd सेमेस्टर के एग्जाम में आ जाएगा, इसके बाहर का कुछ नहीं आएगा। ज़्यादातर हमें ये पूछा जाता है कि ऊष्मा संचरण की कितनी विधियां हैं, उसमें से किसी एक विधि का नाम लिखिए, या फिर सामान्य मनुष्य का सामान्य ताप लिखिए, और या फिर विकिरण से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हमें दे देता है, या फिर गुप्त ऊष्मा पूछ लेता है, या फिर ऊष्मा तथा ताप में अंतर पूछ लेता है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अब अगर जो आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और हमारी अगली वीडियो के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए। तब तक के लिए गुड बाय, कीप हेल्प एंड सपोर्ट।